Good morning, my dear friends. Today we will start about the first new topic. In your new syllabus, two topics are get combined. That topics are human respiration plus human circulatory system, and the name of topic is respiration and circulation. रेस्पिरेशन हा टॉपिक तुम्हाला 11वीला होता आणि ह्यूमन सर्क्युलेशन हा टॉपिक जो आहे तो 12वीला होता. पण नवीन सिलेबसमध्ये रेस्पिरेशन आणि सर्क्युलेशन हे दोन्ही टॉपिक कंबाईन केलेले आहे. आपण या अगोदर लॉकडाऊनच्या अगोदर मार्चच्या अगोदर ह्यूमन सर्क्युलेटरी सिस्टीम हा टॉपिक आपण कंप्लीट केलेला आहे. त्यानंतर जो त्याच्यामध्ये ॲडिशनल टॉपिक त्यांनी दिलेला आहे तो म्हणजे ह्यूमन रेस्पिरेशन. अँड नाउ टुडे we will start about the remaining part of that combined topics, that is respiration. So first of all, try to understand what is respiration, what is the need of respiration in human life. So the first thing is that each and every living organism requires energy for different metabolic activities, for different personal activities. Means each and every system depends on energy, and that energy is gained by means of that is the respiration. ये जो एनर्जी हमें मिलती है वो हम रिस्पिरेशन की मदद से लेते हैं. इसीलिए ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज गेन्ड फ्रॉम respiration for different vital activities. Means that it may be the unicellular organism or multicellular organism. They run their metabolic activities, they run their vital activities on the basis of energy. So what is mean by the respiration? respiration को हम मराठी में श्वसन बोलते हैं, श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं. ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है जिसकी मदद से हम रिस्पिरेशन करते हैं, तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय द रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी में जिसकी मदद से हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. इसीलिए रिस्पिरेशन का मतलब है द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फूड with a release of energy in the form of ATP. That is the usable form of that is the energy, adenosine triphosphate. I once again repeat the definition of respiration, that respiration is necessary for each and every living organism that convert unusable form of food material into the usable form of food material.
So try to understand the biological process in which conversion of complex organic food into simple inorganic food with a release of energy in the form of that is the ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। अभी रिस्पिरेशन में एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो हम फूड ईट करते हैं वो लेते समय हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जसं ज्वारी आहे, समजा भूक लागली तर ज्वारी आपण डायरेक्टली खाऊ शकत नाही। समजा गहू आहे, डायरेक्टली आपण खाऊ शकत नाही। तांदूळ आहे, डायरेक्टली आपण खाऊ शकत नाही। हे फूड आहे पण अनयुजेबल फॉर्म मध्ये असते। बट व्हेन यू हॅव टू ग्राइंड दीज फूड ग्रेन्स, म्हणजे तुम्ही जेव्हा त्याला तुम्ही दळून त्याचं पिठामध्ये कन्वर्शन करता, म्हणजे कॉम्प्लेक्स सिंपल करता, पुन्हा त्याच्यामध्ये पिठामध्ये पाणी मिक्स करून त्याच्यापासून तुम्ही भाकरी अथवा चपाती बनवता, पुन्हा कॉम्प्लेक्स सिंपल। जेव्हा तुम्ही त्याला भाजता, त्याला बॉईल करता, भाजता, जी काही प्रक्रिया असेल फूड प्रिपेअर करण्याची, तर ते पुन्हा सिंपल मध्ये कन्वर्ट होतं। जेव्हा चपाती अथवा भाकरी तयार होते, त्याचा एक तुकडा आपण जेव्हा तोंडामध्ये ईट करतो आणि ग्राइंड करतो, तेव्हा पुन्हा कॉम्प्लेक्स कन्वर्शन सिंपल होतं। पुन्हा बॉडीमध्ये म्हणजे स्टमक मध्ये गेल्याच्या नंतर पुन्हा त्याचं कन्वर्शन कॉम्प्लेक्स सिंपल मध्ये होतं। आणि म्हणून ही जी काही प्रोसेस आहे, अनयुजेबल फॉर्म ऑफ दॅट इज द फूड इज गेट कन्वर्टेड इनटू द युजेबल फॉर्म ऑफ दॅट इज द फूड विथ द रिलीज ऑफ अमाउंट ऑफ दॅट इज द एनर्जी। त्याच्यामधून जी काही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपल्या बॉडीला मिळते, त्याच्या बेसिसवर आपल्या व्हायटल ऍक्टिव्हिटीज स्टार्ट होतात। सिंपल एग्जांपल जे आपण दैनंदिन जीवनामध्ये वापरतो, यूज करतो, ज्याच्या मदतीने आपल्याला एनर्जी मिळते आणि त्या एनर्जीच्या बेसिसवर जे काही वॉकिंग असेल, रनिंग असेल, है ना, रिस्पिरेशन असेल, सर्क्युलेशन असेल, अशा विविध प्रक्रिया आपल्या बॉडीमध्ये कॅरीड आउट होत असतात। म्हणून रिस्पिरेशन ही अतिशय महत्त्वाची प्रोसेस आहे। दिस इज कॉल्ड एज द रिस्पिरेशन। Then second point is that just observe in video, so please start the video में हम देखेंगे कि इसका जो ओवरऑल इक्वेशन है सो क्या होता है। सो यहाँ पे देखो, ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इसमें इसको हम ओवरऑल इक्वेशन बोलते हैं। ओवरऑल इक्वेशन का मतलब है केमिकल इक्वेशन। अभी ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें हम रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज सिंपल कॉल्ड एज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज, राइट, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज C6H12O6। यू नो व्हाट इज मीन बाय द C कार्बन, H for hydrogen, O for oxygen, and that is very common respiratory substrate। What is mean by the respiratory substrate? Respiratory substrate अर्थ असा है कि the food material which is used for the oxidation purpose, and specifically try to understand carbohydrate, protein, fats, lipid, vitamins, all these are the common respiratory substrate। इसमें से सबसे कॉमन जो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है दैट इज द ग्लूकोज C6H12O6। इसे हम शुगर भी बोल सकते हैं कॉमनली, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, दैट इज द शुगर है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये मोनोसैकेराइड भी होता है,
डाइसैकेराइड भी होता है, ट्राइसैकेराइड भी होता है, यानी सिंपल भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये अनयूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको आप हमें यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले क्या होता है इसमें, और इसको पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें देखो इसको पहले हम ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी इसके साथ जो ऑक्सीजन है दैट इज द 6O2, इसके साथ ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन मिक्स होता है, और ये जो दो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट बाद में आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये जो C6H12O6 है, ये कॉम्प्लेक्स रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, इसको हमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है, जो आगे तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज द 6CO2 plus that is the 6H2O. These are the products of that is the this biological process. So try to understand when C6H12O6 plus 6O2 get reacted with each other by means of that is the different type of the enzymes, they get converted into the 6CO2 plus 6H2O, and सबसे important जो है वो है that is the plus ATP, plus that is the ATP, adenosine triphosphate, जिसका नाम है adenosine triphosphate। ये जो ATP है that is the usable form of energy है, बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है, और ये जो बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है इस फूड मटेरियल में से रिलीज आउट होती है और हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, उसे यूज करती है, इसका नाम है यूजेबल एनर्जी दैट इज द ATP। दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ दैट इज द व्हाट रेस्पिरेटरी फिनोमेनन और रेस्पिरेशन। ओके, दिस इज व्हाट इज द रेस्पिरेशन। इसमें और एक दो बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इसके दो प्रकार हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है दोज ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड एज द एरोबिक organisms, and they are commonly human beings, plants, different type of the animals, while that anaerobic organisms means those organisms do not utilize molecular oxygen. Such type of the organisms are called as the anaerobic organisms. इसमें स्पेसिफिकली बैक्टीरिया आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया अनएरोबिक होते हैं, राइट। उसके बाद तुम्हारे सिलेबस में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वीडियो प्लीज। ये देखो, ये भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन यहाँ पे दी है सेम टू सेम है, पहले की जैसी है। C6H12O6 plus that is the 6O2, that is the लिखा है यहाँ पे एरो पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद यहाँ से फिर 6CO2 फर्स्ट प्रोडक्ट, देन 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, वाटर तैयार होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट तैयार होता है यूजेबल फॉर्म ऑफ दैट इज द एनर्जी ATP। दिस इज आल्सो द ओवरऑल इक्वेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो। ये देखो, आपने इसको पहले कभी ऑब्जर्व किया होगा, ये हमारे इस रेस्पिरेशन टॉपिक का सेकंड पॉइंट है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो गैसियस एक्सचेंज इन केस ऑफ द एनिमल्स। वो थोड़ा सा डीप पॉइंट है जो ह्यूमन से रिलेटेड है, मगर उसके पहले हमें यहाँ पे देखना है कि प्लांट्स में
जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, और उसका जो गैसियस एक्सचेंज का जो ऑर्गन है प्लांट के ऊपर वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जैसे स्टोमेटा होता है, जैसे लेंटिसेल्स होते हैं। इसमें से ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज रेस्पिरेशन होने के बाद हमारा सेकंड पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज इन केस ऑफ द प्लांट्स। फॉर द स्टडी ऑफ गैसियस एक्सचेंज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ प्लांट्स there is a presence of different organs like root है, stem है, leaf है, flowers है। इनमें जो O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो O2 एंड CO2 का एक्सचेंज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की मदद से होता है, और इसमें का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका नाम है दैट इज द स्टोमेटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डायग्राम्स हमें दी गई है, और इसमें एक डायग्राम जो है तो एक डायग्राम ए और सेकंड वन इज कॉल्ड द बी। फर्स्ट जो डायग्राम है वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की है, और सेकंड बी डायग्राम जो है वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टोमेटा इज अ स्मॉल नेचुरल pore present on the leaves specifically, and also they are present on young stem of that is the plants, but when the stem is matured the stomata does not present on that particular stem. So try to understand this is the stomata. इस stomata में जो आप यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर के जो सेल्स बाजू में देख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं सबसाइडरी सेल्स। दे आर एक्सेसरी सेल्स, एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो एक्चुअल स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो प्रोटेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं सबसाइडरी सेल्स, और दैट इज द एक्सेसरी सेल्स जो ग्रीन कलर के है। साइड में आप देख सकते हैं ये पूरे ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स है, ये ग्रीन कलर की दूसरी सेल है ना। उसके बाद ये ग्रीन कलर की आगे चल के ये तीसरी सेल्स है। ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स है ये पूरे स्ट्रक्चर्स ग्रीन कलर के कौन से हैं, दैट इज नथिंग बट द एक्सेसरी सेल्स और सबसाइडरी सेल्स है। अभी ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये एक्सेसरी सेल्स का है, ये ग्रीन सेल्स। ओके, उसके बाद इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये देखो, ये किडनी शेप्ड है ना, बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर है जो येलो कलर में यहाँ पे दिखाया गया है, ये येलो कलर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। These are the two guard cells. These are the two guard cells. और इस 2 गार्ड सेल्स की मदद से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनता है। ये जो गार्ड सेल्स है एक्चुअली दे आर द कन्वर्जन ऑफ एपिडर्मल सेल्स and they are closely attached with each other. That guard cell contains, यहाँ पे नाम दिया देखो, ये और ये 2 सेल्स गार्ड सेल्स है, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स है, ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स है ये पूरे क्या है, उसके क्लोरोप्लास्ट है। यानी इजी गोइंग है, आपको एक बात समझ में आ गई होंगी कि ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जो गार्ड सेल्स है वो गार्ड सेल्स फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, यानी ये फूड बना सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, एरो की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे दिखाया है, हाँ आगे चल के ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। आगे चल के आगे एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये देखो ये ग्रीन कलर। मगर उसके बाद आगे जाने के बाद ऊपर आप देखेंगे ये जो पीला स्ट्रक्चर है और इधर एक पीला स्ट्रक्चर सेम इस गार्ड सेल्स में है, ये क्या है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअली उसका न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस है गार्ड सेल्स में, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी गार्ड सेल्स में। बाकी के पूरे जितने स्ट्रक्चर्स है ये पूरे स्ट्रक्चर्स ग्रीन कलर के जितने हैं वो पूरे क्लोरोप्लास्ट है। इसलिए ये जो स्टोमेटल स्ट्रक्चर है इसे हम फोटोसिंथेटिक इन नेचर बोलते हैं, फूड प्रिपेयर कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, है ना, तो मैं ये अंदर के स्ट्रक्चर के लिए मैं पॉइंटर यूज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी भी साइड, देखिए ये अंदर की साइड है, राइट। ये देखो, ये मैं इससे दिखाता हूँ, ये इंटरनल लेयर ऑफ गार्ड सेल्स है, ये इंटरनल लेयर ऑफ गार्ड सेल्स, राइट। और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नल लेयर ऑफ गार्ड सेल्स। इसमें एक डिफरेंस है, जो एक्सटर्नल लेयर है वो थिन नेचर की होती है और जो इंटरनल लेयर होती है वो थिक नेचर की होती है ना। इसमें डिफरेंस है, ये थिक इन नेचर होता है दोनों गार्ड सेल्स का, और बाहर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थिक स्ट्रक्चर होते हैं, और दोनों के बीच में यहाँ पे नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर। ये जो हरा कलर बीच में का है, पॉइंटर के ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंटर जहाँ पे खड़ा है वो जो पार्ट है वो स्टोमेटल पोर है, और उसी स्टोमेटल पोर की मदद से प्लांट क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, यानी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड एक्सचेंज ऑफ दैट इज द CO2 करता है, राइट। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड दैट इज द एक्सचेंज ऑफ CO2, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को साइंटिफिकली हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस water in the form of water vapors through the stomata from the aerial part of the plant body is called as the transpiration। यही स्टोमेटा का जो स्टोमेटल पोर है ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर छोड़ता है, या CO2 को अंदर लेता है और O2 को बाहर छोड़ता है, यानी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ दिस स्टोमेटल पोर। अगर आप आगे की डायग्राम देखेंगे तो सेम डायग्राम है, उसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है उसका इंटरनल, दैट इज द स्पेस इन स्टोमेटल पोर का। इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो डायग्राम है ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की डायग्राम है, और जो बी डायग्राम है वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की डायग्राम है। यहाँ पे देखेंगे स्टोमेटल स्ट्रक्चर्स टर्जिड है, यानी स्वेल है, स्वेल फुगलेले आहे, राइट। आणि पुढे जर तुम्ही बघितलं बी डायग्राम मध्ये तर स्टोमॅटल जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते कसे आहेत तर क्लोज आहेत, एकमेकाला जवळ आलेले आहेत, फ्लॅसिड स्टोमॅटल स्ट्रक्चर दिले आहेत, त्याच्यामुळे मधला जो स्ट्रक्चर आहे, मधलं जे काही स्पेस आहे स्टोमॅटल पोरचं ते एकमेकाला क्लोज होतं, आणि म्हणून दिस डायग्राम शो द ओपनिंग ऑफ स्टोमॅटा एंड दिस डायग्राम शो द क्लोजिंग ऑफ stomata. This is the gaseous exchange takes place in case of the plant, because try to understand, in case of the plant there is no well developed respiratory system like human. आपल्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये नाक नसतं, आपल्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये लंग्स नसतात, आपल्याप्रमाणे ट्रॅकिया नसतं, अल्व्हिओलाई नसतात, डायफ्रॅम नसतं, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये जे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस आहेत ते स्टोमॅटाच्या मदतीने। प्लीज नेक्स्ट वीडियो। अभी ये सेकंड डायग्राम देखो। मैंने इसके पहले जो आपको बताया था कि प्लांट में स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स जो होते हैं, स्टोमेटा एक्चुअली स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्रिएट करता है, और जो लेंटिकल्स है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कैरिड आउट करता है। तो ये लेंटिकल्स है वो स्पेसिफिकली इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पहले आपको यहाँ पे जो उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये दिखाता हूँ, और ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या दिखाता है यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी दिया है, अगर दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, दिख रहा है डायग्राम में, राइट। उसके बाद अगर आपको दूसरा ब्लैक स्पॉट देखना है तो ये देखो यहाँ पे नीचे दिया है, राइट। अगर आपको तीसरा ब्लैक स्पॉट देखना है ना, तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा ब्लैक स्पॉट है, ये देखिए, राइट, ये ओके। ये पूरे जो स्पॉट्स है ये एक्चुअली नेचुरल पोर्स है, और ये नेचुरल पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे
जो ये ओवरऑल इक्वेशन है, ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये स्टेम का है, राइट। इस स्टेम के ऊपर यहाँ पे नाम दिया है, देखो यहाँ पे लेंटिसेल्स बोलते हैं, ये नेचुरल ओपनिंग होते हैं, ये बार्क के ऊपर होते हैं, बार्क यानी साल के ऊपर, राइट। इसकी मदद से एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, स्टेम के ऊपर होते हैं। और इसका जो टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है, यहाँ पे दिखाया गया है। आगे की जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, ये देखो डायग्राम, ये एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज द क्या है, लेंटिसेल्स है ना। एक्चुअली ये मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, देख सकते हैं, एरो के ऊपर ध्यान दो, है ना। ये जो बाहर की सबसे लेयर है ये एपिडर्मिस की है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एपिडर्मिस है, राइट। और ये जो ये लेंटिकुलर पोर्स है, ये बीच में का जो स्ट्रक्चर है वो लेंटिकुलर पोर्स है। यहाँ पे देखिए ये कॉर्क है, कॉर्क है ना। ये जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। और इसकी मदद से एक्चुअली जो आपको दिखाई देता है, पोर ओपन होता है और उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द दैट इज द lenticel which is present in case of that is the plants। और उसके बाद का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। सो दिस पॉइंट इज गेट कंप्लीटेड। जो दूसरा पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।